हेलो गाइस, वेलकम टू सीजेड एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर चैप्टर के बारे में डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की। ऐसा इसलिए क्योंकि शीत युद्ध के स्टार्ट होने से पहले ये दुनिया दो बड़े महायुद्ध देख चुकी थी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध को हम द ग्रेट वॉर या फिर ग्लोबल वॉर के नाम से भी जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध को हम द ग्रेट वॉर और ग्लोबल वॉर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 में स्टार्ट हुआ और 2 सितंबर 1945 में समाप्त हुआ। 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ और 2 सितंबर 1945 में समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर दो गुट आपस में लड़ रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर दो गुट आपस में लड़ रहे थे। पहला गुट था मित्र राष्ट्र और दूसरा गुट था धुरी राष्ट्र। पहला गुट मित्र राष्ट्र और दूसरा गुट था हमारा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ। मित्र राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहे थे वो चार देश कर रहे थे, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ। और धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहे थे जर्मनी, जापान और इटली। इन्हीं दो गुटों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में, जो है शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या है? एक ऐसी अवस्था जिसमें युद्ध के जैसा वातावरण तो हो परंतु वास्तविक युद्ध ना हो। एक ऐसी अवस्था जिसमें युद्ध के जैसा वातावरण तो हो परंतु वास्तविक युद्ध ना हो, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध वास्तव में दो विचारधाराओं का संघर्ष था। शीत युद्ध दो विचारधाराओं का संघर्ष था। अभी विचारधाराएं क्या थी? पहली विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद दुनिया में दो बड़ी ताकतें उभर कर सामने आई। पहली ताकत थी यूएसए यानी कि अमेरिका और दूसरी ताकत थी यूएसएसआर। यूएसए यानी कि अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाली थी और पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व करती थी। इसी के साथ जो यूएसएसआर है वो साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता था और उसका नेतृत्व करता था। अब जो शीत युद्ध है वो इन्हीं दो विचारधाराओं के बीच का संघर्ष था। अमेरिका चाहता था कि विश्व की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी विचारधारा के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। सेम इसी तरह यूएसएसआर चाहता था कि विश्व की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी विचारधारा के अनुसार आगे बढ़ाया जाए। इसी दौर के साथ या इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों के बीच, दोनों महाशक्तियों के बीच एक होड़ लगी स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध करने की। दोनों ही महाशक्तियों के बीच एक होड़ लगी जो कि क्या थी? स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध करना, अपने आप को दूसरे से उच्च सिद्ध करना, बेहतर सिद्ध करना। खुद को दूसरे से उच्च साबित करने के लिए इन दोनों के बीच जो भी होड़ हुई या जो भी प्रतिस्पर्धा हुई, उस प्रतिस्पर्धा के कारण पूरे विश्व में तनाव का वातावरण पैदा हो गया। इसी तनाव के वातावरण को शीत युद्ध का नाम दिया गया, क्योंकि पूरे विश्व में तनाव का वातावरण तो था परंतु वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं हुआ। इस युद्ध की शुरुआत 1945 में हुई। शीत युद्ध की शुरुआत 1945 में हुई हिरोशिमा और नागासाकी की घटना के साथ। शीत युद्ध की शुरुआत 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी की घटना के साथ हुई, जब अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम से आक्रमण किया गया। वहीं से शीत युद्ध की स्टार्टिंग हुई और 1991 में इसका अंत हुआ यूएसएसआर के विघटन के साथ। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी की घटना के साथ शीत युद्ध की शुरुआत हुई और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हुआ।
शीत युद्ध को समझने के बाद अब हम बात करते हैं शीत युद्ध के कारणों के बारे में। आखिर वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। हमने आपसे पहले देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ही मित्र राष्ट्र समूह के सदस्य थे। अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ही मित्र राष्ट्र समूह के सदस्य थे और दोनों ने साथ मिलकर के ध्रुवीय राष्ट्रों के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच शीत युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। अचानक ऐसी क्या वजह रही कि जिसकी वजह से अमेरिका और यूएसएसआर जो कि मित्र राष्ट्र समूह के सदस्य थे उन दोनों के बीच शीत युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, इसकी नींव धीरे धीरे रखी गई। सबसे पहले जो इसके कारणों में आता है, पहला कारण है 1917 की रूसी क्रांति। 1917 की रूसी क्रांति में क्या हुआ कि पूंजीवाद को खत्म करने के लिए और साम्यवाद को बहाल करने के लिए एक बड़ी क्रांति चलाई गई। पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए और साम्यवाद को बहाल करने के लिए एक विशाल साम्यवादी क्रांति हुई जो कि रूस के अंदर हुई थी। अब इस क्रांति के दौरान बहुत सारे देशों ने साम्यवाद को अपनाना आरंभ कर दिया, जिसकी वजह से पूंजीवादी देशों को अपनी जो रेपुटेशन थी या जो उनकी पोजीशन थी उसका उन्हें भय होने लगा कि अब हमारी जो रेपुटेशन है या जो हमारी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे समाप्त होने स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से दोनों ही विचारधाराओं के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होना शुरू हुई। यहीं से शीत युद्ध की स्टार्टिंग या शीत युद्ध का जो जड़ है वो यहीं से स्टार्ट होती है। इसके बाद जो सेकंड रीजन था वो है आपका ट्रूमैन योजना। ट्रूमैन योजना क्या है? ट्रूमैन योजना साम्यवाद या फिर सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए चलाई गई। ट्रूमैन योजना साम्यवाद या फिर सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए चलाई गई थी। इसमें क्या किया गया, साम्यवादी देशों को, ऐसे देश जिन्होंने अभी साम्यवाद को अपनाया या फिर जो साम्यवाद की ओर आकर्षित हो रहे थे, उन देशों को आर्थिक सहायता दी गई अमेरिका की ओर से। ऐसे देश जो साम्यवाद को अपना रहे थे, साम्यवाद की ओर आकर्षित हो रहे थे, उन देशों को अमेरिका की तरफ से आर्थिक और सैनिक सहायता दी गई ताकि वो लोग अमेरिका की तरफ यानी कि पूंजीवादी विचारधारा की तरफ आना स्टार्ट हो जाए। इसके बाद जो थर्ड रीजन था वो है दूसरे मोर्चे का प्रश्न। दूसरे मोर्चे का प्रश्न क्या है? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के द्वारा यूएसएसआर पर आक्रमण किया गया। जर्मनी ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर पर आक्रमण किया। उस आक्रमण के समय यूएसएसआर ने अमेरिका से यानी कि मित्र राष्ट्रों से कहा कि वो जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल दे ताकि जर्मनी का ध्यान बट जाए। जब जर्मनी के ऊपर दो ओर से हमला होगा तो शायद मेरे ऊपर मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाएगी जर्मनी से लड़ने के लिए। लेकिन मित्र राष्ट्रों ने ऐसा नहीं किया, उसने इससे किनारा कर लिया। यहाँ यूएसएसआर को लगा कि शायद ये लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, और यहाँ से तनाव की स्थिति स्टार्ट होती है। इसके बाद जो अगला रीजन है वो रीजन था हमारा परमाणु बम का आविष्कार। परमाणु बम का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही किया गया। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ये चार देश थे। जब परमाणु बम का आविष्कार किया गया, परमाणु बम का आविष्कार करते समय अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इन तीन देशों को इस चीज की खबर थी कि अमेरिका परमाणु बम का आविष्कार करने जा रहा है, लेकिन यूएसएसआर को इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। ऐसे में यूएसएसआर को लगा कि कहीं ना कहीं मित्र राष्ट्र मुझे समाप्त करना चाहते हैं और यहाँ तनाव की स्थिति पैदा हुई और यही तनाव की स्थिति शीत युद्ध के रूप में परिवर्तित होती चली गई। इसके बाद आता है विचारधाराओं की प्रतियोगिता। विचारधाराओं की प्रतियोगिता हम आपसे पहले पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध दो विचारधाराओं की प्रतियोगिता थी, विचारधाराओं का संघर्ष था। एक विचारधारा थी हमारी पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा। इन्हीं दो विचारधाराओं के बीच का एक संघर्ष था, जिस संघर्ष को हमने शीत युद्ध का नाम दिया। इसके बाद आता है चर्चिल का फुलटन भाषण। अब चर्चिल का फुलटन भाषण क्या है? 5 मार्च 1946 को ब्रिटेन के पीएम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने फुलटन
फुलटन के अंदर सोवियत संघ और समाजवाद के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषण दिया। सोवियत संघ और समाजवाद के विरुद्ध एक आपत्तिजनक भाषण दिया विंस्टन चर्चिल ने, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई और वही तनाव की स्थिति बाद में शीत युद्ध का रूप धारण कर गई। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ और हथियारों पर प्रतिबंध दोनों ही काम हुए। शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ और हथियारों पर प्रतिबंध दोनों ही काम हुए। अब इसको समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स की मदद लेते हैं। सबसे पहले हथियारों की होड़। शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ हुई। कैसे हुई? स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए भारी मात्रा में हथियारों का निर्माण किया गया। दोनों महाशक्तियों ने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए भारी मात्रा में हथियारों का निर्माण किया, जिससे हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला। इसके अलावा सैनिक शक्ति में वृद्धि करने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने भारी मात्रा में हथियारों का निर्माण किया, जिससे हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला। अगर अमेरिका ने 2 हथियार बनाए तो यूएसएसआर 3 बनाने की कोशिश करेगा। अगर उसने 3 बनाए तो अमेरिका 4 हथियार बनाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिलता गया। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय दबदबा कायम करने के लिए विश्व में सबसे ज्यादा हथियार किसके पास हो, दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार लेकर के पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने के लिए भी भारी मात्रा में हथियारों का निर्माण किया गया और जिसकी वजह से हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला। इसके बाद सैनिक क्षेत्र में उच्च तकनीक प्रदर्शन करने के लिए, यानी कि जो हमारा सैनिक क्षेत्र है, जो हमारी सेना है, हमारी सेना के पास हाई टेक्नोलॉजी है, बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज करती है हमारी सेना। इस चीज का प्रदर्शन करने के लिए भी भारी मात्रा में हथियारों का या परमाणु हथियारों का उत्पादन किया गया, जिससे हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला। इसके बाद हम बात करते हैं हथियारों पर नियंत्रण। ये दोनों ही काम, हथियारों की होड़ और हथियारों पर प्रतिबंध, दोनों ही काम शीत युद्ध की अवधि के दौरान हुए। हथियारों की होड़ और हथियारों पर प्रतिबंध दोनों ही काम शीत युद्ध की अवधि के दौरान ही हुए। हथियारों की होड़ के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं हथियारों पर नियंत्रण किस प्रकार किया गया है या क्यों हुआ, वो कौन सी वजह थी कि जब इस स्पीड से हथियार बढ़ते हुए आ रहे थे तो क्यों नियंत्रण में आए, उन्हें नियंत्रण करना क्यों आवश्यक हुआ। अब सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो है विनाश का डर। दिन प्रतिदिन दोनों ही महाशक्तियां हथियारों को बढ़ावा देती जा रही थी, भारी मात्रा में हथियारों को निर्माण करती आ रही थी, लेकिन जितने ज्यादा हथियार बढ़ते गए उन हथियारों से अब इन दोनों ही महाशक्तियों को विनाश का डर सताने लगा कि हो ना हो कहीं ना कहीं इनसे विनाश होने का खतरा बढ़ रहा है। इसी वजह से दोनों महाशक्तियों ने हथियारों का निर्माण धीरे धीरे कम करने की नीति बनाई। इसके बाद अत्यधिक खर्च। अब बात करते हैं विनाश का डर तो हो गया कि दोनों ही देशों को, दोनों ही महाशक्तियों को विनाश का डर सताने लगा था, जिसकी वजह से उन्होंने धीरे धीरे हथियारों के जो निर्माण था उसको कम करने की नीति को अपनाया। लेकिन एक और वजह थी, वो थी अत्यधिक खर्च। अब दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए या फिर एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हथियारों पर ज्यादा खर्च करने लगी थी। अब इस खर्चे को कम करने के लिए भी दोनों ही महाशक्तियों ने हथियारों पर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करने की कोशिश की या फिर नीति बनाने का प्रयास किया। इसके बाद बहुत सारी संधियां की गई, जैसे आपका CTBT, NPT, इस तरह की बहुत सारी संधियां की गई जिनमें हथियारों को नियंत्रण करने पर प्रस्ताव रखा गया। और लास्ट है जनता की सेवा में धन खर्च करना। जैसे ही दोनों महाशक्तियां हथियारों की होड़ में उतरी, दोनों महाशक्तियां शीत युद्ध के दौरान या शीत युद्ध में उतरी, वहीं से दोनों ही महाशक्तियों ने जनता की सेवा में खर्च होने वाला पैसा हथियारों पर खर्च करना शुरू कर दिया। दोनों ही महाशक्तियों ने वो पैसा जो जनता की सेवा में खर्च होना था, उस पैसे को हथियारों की होड़ में खर्च करना शुरू कर दिया। अब दोनों ही महाशक्तियां चाहती थी कि वो सारा का सारा पैसा जनता की सेवा में खर्च किया जाए और इसी इरादे से हथियारों को या हथियारों के निर्माण को धीरे धीरे कम करके उस पैसों को जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ किया गया। इतना सब कुछ समझने के बाद अब एक प्रश्न मन में उठता है, एक सवाल दिमाग में आता है, और वो ये है कि शीत युद्ध विचारधारा का संघर्ष था या फिर शक्ति के लिए संघर्ष था। वास्तविक रूप से शीत युद्ध था क्या? शीत युद्ध क्या था? क्या वो विचारधाराओं का संघर्ष था या वो शक्ति के लिए संघर्ष था? तो इसका जवाब है कि शीत युद्ध शक्ति के लिए संघर्ष था। विचारधारा को तो खामखा बदनाम किया गया।
विचारधारा को सिर्फ नाम लिया गया, हालांकि शीत युद्ध शक्ति के लिए संघर्ष था। क्योंकि इस बात की पुष्टि हम इस चीज से कर सकते हैं कि जिस वक्त शीत युद्ध चला, शीत युद्ध के दौरान भारी मात्रा में हथियारों का निर्माण किया गया। जब शीत युद्ध हो रहा था, शीत युद्ध के टाइम पीरियड में भारी मात्रा में हथियारों का निर्माण किया गया। अगर ये युद्ध विचारधाराओं का युद्ध होता तो इसमें हथियारों की क्या जरूरत। भारी मात्रा में हथियार बनाए गए क्योंकि दोनों महाशक्तियां अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली साबित करना चाहती थी और शक्तिशाली साबित करने के इरादे से उन्होंने भारी मात्रा में हथियारों का निर्माण किया। अगर ये विचारधारा का संघर्ष होता तो हथियारों की आवश्यकता ही नहीं थी। इसके बाद विभिन्न सैनिक संधियां की गई। शीत युद्ध के दौरान बहुत सारी सैनिक संधियां की गई जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर को दिखाने के लिए की गई थी, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट। नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट इसी के कुछ उदाहरण हैं। अगर हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है तभी हम इस तरह की सैनिक संधियां करेंगे। अगर सिर्फ हमारी विचारधाराओं की कोई दिक्कत है, अगर हमारी विचारधाराओं को लेकर कोई संघर्ष है आपस में, तो उसके लिए हम लोग ना तो हथियारों का निर्माण करेंगे और ना ही हम लोग सैनिक संधियों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा रीजन निकल कर के आता जो ये बताता है कि शीत युद्ध विचारधाराओं का संघर्ष ना होकर के शक्ति के लिए संघर्ष था, वो पॉइंट है कि 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था 1971 में, उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और यूएसएसआर ने भारत का साथ दिया, जबकि भारत यूएसएसआर का साथी था ही नहीं। भारत तो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में आता था, भारत तो किसी भी गुट का सदस्य था ही नहीं। लेकिन फिर भी रूस ने अपनी पावर दिखाने के लिए भारत का साथ दिया 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। ये चीजें दर्शाती हैं कि शीत युद्ध विचारधारा का संघर्ष ना होकर के शक्ति के लिए संघर्ष था। अब हम बात करेंगे शीत युद्ध के परिणामों के बारे में। जो शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक चला, इस शीत युद्ध के क्या परिणाम हुए, दुनिया पर क्या इसका प्रभाव पड़ा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो परिणाम निकला, जो सबसे पहला प्रभाव पड़ा, विश्व का दो गुटों में विभाजन हो गया। शीत युद्ध के कारण दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। दुनिया दो हिस्सों में यानी कि दो गुटों में विश्व का विभाजन हो चुका था। पहला गुट था पूंजीवादी गुट यानी कि अमेरिकी गुट और दूसरा गुट था यूएसएसआर यानी कि साम्यवादी गुट। पूरी दुनिया दो गुटों में विभाजित हो चुकी थी। ये सिर्फ और सिर्फ शीत युद्ध की देन थी। इसके बाद जो सेकंड नंबर है वो है हथियारों की होड़। शीत युद्ध का एक परिणाम ये भी निकला कि दुनिया के अंदर हथियारों की होड़ बढ़ती चली गई। जैसे कि हमने अभी इससे पिछले पॉइंट में बात की थी कि अगर अमेरिका ने 2 हथियार बनाए तो यूएसएसआर 3 हथियार बनाने की कोशिश करेगा, और अगर यूएसएसआर 3 हथियार बना लेता है तो अमेरिका अब 4 या 5 हथियार बनाने की कोशिश करेगा। इसी को हम हथियारों की होड़ कहते हैं, और ये हथियारों की होड़ सिर्फ और सिर्फ शीत युद्ध के कारण ही उत्पन्न हुई। इसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है सैनिक संधियों का निर्माण। सैनिक संधियों के निर्माण के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जैसे कि हमारा नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट। इस तरह की सैनिक संधियां भी की गई और जो कि सिर्फ और सिर्फ शीत युद्ध के कारण ही की गई थी। इसके अलावा इन संधियों को करने का कोई भी और कारण नजर नहीं आता। इसके बाद है तनावपूर्ण वातावरण। सिर्फ और सिर्फ शीत युद्ध की वजह से ही पूरे विश्व में तनाव का माहौल पैदा हो चुका था, तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। हर इंसान या फिर हर देश इस टेंशन में था या इस दुविधा में था कि ना जाने कब एक बड़ा विश्व युद्ध इस दुनिया में छिड़ जाए इन दोनों महाशक्तियों के बीच। यही तनावपूर्ण वातावरण था और इसी को शीत युद्ध कहा गया। तनावपूर्ण वातावरण शीत युद्ध की ही देन थी। इसके बाद है गुट निरपेक्षता का उदय। तनावपूर्ण वातावरण के बाद अब यहाँ पर है गुट निरपेक्षता का उदय। यह भी शीत युद्ध का ही एक परिणाम है। अगर शीत युद्ध ना होता तो कुछ देशों को जरूरत ही महसूस ना होती कि वो गुट निरपेक्ष एक अलग दुनिया बनाएंगे, गुट निरपेक्ष नीति को अपनाएं, यानी कि तीसरी दुनिया को अपनाएं। ये तीसरी दुनिया है या फिर जो अपना आपका गुट निरपेक्ष है, ये गुट निरपेक्ष नीति सिर्फ और सिर्फ शीत युद्ध की ही देन है। अगर दुनिया में शीत युद्ध ना होता तो कुछ देशों को, कुछ राष्ट्रों को गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। तो शीत युद्ध के
5 परिणाम हमारे सामने हैं। पहला परिणाम, विश्व को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ये पूरी दुनिया पूरी तरह से 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी सिर्फ और सिर्फ शीत युद्ध के कारण। दूसरी बात, हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला। शीत युद्ध की वजह से हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला। इसके अलावा कोई भी रीजन नहीं था कि हम लोग हथियारों को इकट्ठा करते। तीसरी बात हमने करी, सैनिक संधियों का निर्माण हुआ, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, ये सब सिर्फ और सिर्फ शीत युद्ध के कारण ही हुई थी। इसके बाद तनावपूर्ण वातावरण पैदा हुआ, ये भी शीत युद्ध की वजह से हुआ। और लास्ट हमने बात की गुट निरपेक्षता का उदय, गुट निरपेक्ष आंदोलन या फिर गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का उदय जो हुआ वो शीत युद्ध के कारण ही हुआ था। शीत युद्ध का परिणाम था ये। इसके बाद हम बात करते हैं शीत युद्ध के दायरे अथवा विवादित क्षेत्र। शीत युद्ध के दायरे कौन कौन से थे? शीत युद्ध का पहला दायरा है क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। इसके बाद बर्लिन की नाकेबंदी, फिर आपका कोरिया संकट और भारत पाकिस्तान युद्ध, और लास्ट हमारा वियतनाम संघर्ष। शीत युद्ध के दायरे अथवा विवादित क्षेत्र कौन कौन से? क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक्स में से एक है। इसके अलावा बर्लिन की नाकेबंदी, कोरिया संकट, भारत पाकिस्तान युद्ध और लास्ट है आपका वियतनाम संघर्ष। ये शीत युद्ध के दायरे हैं और ये शीत युद्ध के परिणाम हैं।